हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री आपके किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप अगर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते जो कि अभी जून में होना है, या फिर अभी आप बिहार पीसीएस का देंगे जो कि 30 अप्रैल को होना है। इसके अलावा जैसे एसएससी जीडी और जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आज की डेट में अगर हम ट्रेंड को देखें तो एंशियंट या मिडिवल हिस्ट्री से कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है अंग्रेज़ों के आगमन से। अंग्रेज़ या कहें यूरोपियन लोग। तो पहला जो यूरोपीय आया था हमारे देश में ब्रिटेन में, जिसे हम पाते हैं, वो था वास्को डी गामा, जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। बात ऐसी थी कि वेस्टर्न कंट्री में ना भारत की बहुत प्रशंसा होती थी कि भारत सोने की चिड़िया है, वो कहीं पर है जिसका रास्ता लोगों को नहीं पता है, और वहाँ जाने से उन्हें मीट में जो मसाले पड़ते वो मिल सकते। इसलिए भारत की खोज के लिए बहुत ही एक जुनून था यूरोपीय लोगों में, और इस जुनून को सर्वप्रथम पूरा किया था वास्को डी गामा ने, जो कि भारत पहुंचा 20 मई 1498 को। तो वास्को डी गामा को मतलब ऐसे तो कोई नहीं आ जाएगा, कोई रास्ता बताने वाला होना चाहिए था। तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक है, जिसे आप गाइड कह सकते हैं, नाम था अहमद इब्न मजीद। कौन? अहमद इब्न मजीद, जिसने वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाया, और उसकी सहायता से वो कालीकट, पश्चिमी तट कालीकट, वर्तमान समय में केरल के तट पर पहुंचा। तारीख थी 20 मई सन 1498। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, क्योंकि तब तक एयर जो सी एयरवे था, जैसे आप कहते एविएशन, उस समय तक तो था नहीं। तो समुद्री मार्ग ही एक देश से दूसरे देश जाने के लिए प्रमुख साधन हुआ करते थे। कालीकट का जो तत्कालिक राजा था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत ही स्वागत किया, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत टाइप, क्योंकि ये हमारी कल्चर है, अगर कोई आता तो उससे स्वागत से मिलते हैं। तो वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसने पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के एक नए युग का प्रारंभ हुआ, क्योंकि अब लोगों को मतलब जो यूरोप के लोग थे, पुर्तगाल के लोग थे, उन्हें भारत आने का रास्ता पता चल गया। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जैसे कि आज का शेयर मार्केट और तब का मसालों का व्यापार एक बराबर था। जो 1 रुपये की काली मिर्च जितनी खरीद के ले गया तो वो वहाँ जाके 60 रुपये में बेची। तो आप मुनाफा समझ सकते हैं, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय का नाम बताइए, तो आपका आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांति जल नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि 1509 में भारत में आया था, उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूनुस आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। इसने भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्मीडा ने तो सिर्फ ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, लेकिन अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था उसने गोवा को अपने कब्जे में कर लिया और भारत में पुर्तगालियों की शक्ति स्थापित की। अल्बुकर्क ने ही 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हार्मुज पर अधिकार कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये अल्फांसो द अल्बुकर्क पूरे हिंद महासागर पर कब्जा करना चाहता है। हिंद महासागर की बात करें तो ये आपका होता है, ये आपका हो गया पर्शियन गल्फ। यहाँ पे आपको मिलेगा हार्मुज की संधि, मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यहाँ से लेकर ये इंडिया के साउथ ईस्ट में इधर आपको मलक्का स्ट्रेट मिलता। यहाँ मलक्का स्ट्रेट पे कब्जा किया इसने, और यहाँ हार्मुज की संधि पे, यहाँ से लेके यहाँ लगभग पूरा इंडियन ओशन इसने अपने कब्जे में कर लिया, मतलब कि पुर्तगाल के कब्जे में कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में नीनो डी कुन्हा था, ओके, जो कि 1528 से 1538 तक गवर्नर रहा। इसके बाद पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा की भारत यात्रा के बाद स्पेन के यात्री कोलंबस ने अमेरिका की यात्रा, क्योंकि उस समय एक दौर चल रहा था नए नए देशों को
के लिए समुद्री मार्ग को खोजना। और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड वर्तमान में तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। और पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग भारत में बनाया, जो कि यूरोपीय देशों की प्रथम कंपनी भी, मतलब प्रथम दुर्ग या प्रथम फैक्ट्री जो भी कह लें, वो थी भारत में, जिसे किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। ओके, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नौज में बनाई। और 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति मांगी। तो आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो उस समय बंगाल का शासक कौन था जिससे पुर्तगालियों ने बंगाल में फैक्ट्री स्थापित करने की जगह मांगी? तो आपको नाम याद रखना, गियासुद्दीन महमूद शाह। गियासुद्दीन महमूद शाह ने पुर्तगालियों को चटगांव तथा सतगांव में नई फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति दी थी। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया। हुगली में रहकर वो हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल में लूटपाट किया करते थे पुर्तगाली लोग। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस मुगल शासक ने पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट किया था? तो ये थे आपके शाहजहां। और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चैनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुल्तानुती अथवा सुतनौती, वर्तमान में जिसे कलकत्ता कहा जाता है, को चुना। और वहीं पे आज की डेट में कलकत्ता शहर बसा हुआ है। सन 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत कोच्चि भी शामिल हो गया। अब देखिए, अगर आप देखें तो कोच्चि से लेकर उधर पश्चिम बंगाल तक अंग्रेजों का शासन हो गया। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। कब? 1599 में वहाँ अंग्रेजों के वहाँ इस कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे आज कहते हैं, की स्थापना हुई। और दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों की अवधि के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इस दौरान, ये जो 1600 की बात हो रही, इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था 1600 में। लेकिन जब एक अंग्रेज व्यापारी भारत आया तो अकबर की मृत्यु हो जा चुकी थी और जहांगीर का शासन था। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना बन गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना कौन सा था? तो 1613 में स्थापित सूरत का कारखाना। अच्छा, तब की डेट में कारखाना का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कुछ बनता था। कारखाने का मतलब सिर्फ एक वो गोडाउन एरिया था जिसमें कि आयात और निर्यात का सामान रखा रहता था। ओके, सूरत में डचों ने द्वारा फैक्ट्री 1616 में, तो सबसे पहले सूरत में अंग्रेजों ने, फिर 1616 में डचों ने स्थापित की, जबकि अंग्रेजी फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। तो अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी सूरत में आए। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलनी के स्थान पर हराया था। भारत में नई नई फैक्ट्री स्थापित करने का अंग्रेजों का, डचों का और पुर्तगालियों का ये सब कार्यक्रम चल ही रहा था। किसी बीच में 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया। अब मज़े की बात देखिए, ना तो पुर्तगाल का भारत में कोई हक था और ना ही इंग्लैंड का, लेकिन पुर्तगाल की राजकुमारी की जब शादी हुई अंग्रेज़ के महाराज के साथ, तो मुंबई को उन्होंने उपहार में दे दिया, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। पूरी आज की मुंबई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर थे।
बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। एक अंग्रेज गवर्नर जनरल ने ऐसा किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। भाई उसमें भारत में मुगल बादशाहत थी और मुगलों को ही जो है हज करने नहीं जाने देंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 48 के मध्य हुआ था, ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में जिसके उत्तराधिकार को लेकर हुआ था, और ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जो कि वहाँ ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था। इसलिए भारत में भी इस युद्ध का एक छुटपुट घटना चक्र देखने को मिला। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में, ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, प्रथम युद्ध में अंग्रेजों का कैप्टन कौन था? तो कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां को 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और इसकी समाप्ति एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत हुई। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक रहे। ये फ्रांसीसियों की चाल थी। वह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यापारी नियुक्त करवाया था। इसी का भी हम आगे एडवांस वर्जन देखेंगे, सब्सिडियरी अलायंस, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था। किसने? डुप्ले ने। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबाइट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा उठाता था, मतलब यह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ है, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मरकरा गोलकोंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टनम में। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद पिपली से बालासोर, डच जो है वो पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसुरा के डच किलों को गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। बिहार पीसीएस में सवाल बहुत पूछा जाता है कि सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। थैंक यू। अब इसके क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।